हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज माइनिंग एंड पावर ऑफ स्टेट। माइनिंग जैसे कि कोयले की माइनिंग हो, किसी भी क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग हो, माइनिंग जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी होता है। तो पावर ऑफ स्टेट से रिलेटेड जहां बात आ रही है, ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी में आ जाएगा। और माइनिंग से रिलेटेड बात जो है, माइनिंग एनर्जी, ये हम जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पढ़ते हैं। तो जीएस 2 एंड जीएस 3 के लिए दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, एंड ऑल्सो प्रीलिम्स के लिए इज इंपॉर्टेंट। वाई एआई इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर ब्रिंग सम सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसर्न्स हमने आज तक देखा था जॉब लॉसेस को लेके और चीज़ों को लेके। आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कंसर्न्स है वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, और बहुत सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न है। तो वो जीएस पेपर 3 का पार्ट बनेगा। तो पहले माइनिंग पे चलते हैं। माइनिंग क्या है? माइनिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में उस केस के रिगार्डिंग 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था। 9 जज, है ना। 9 जज बेंच अगर बैठ रहा है किसी एक केस का डिसीजन देने के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात होती है ना। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट होता है वो। 9 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रूल दैट स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज सेपरेट फ्रॉम द रॉयल्टी कलेक्टेड बाय देम। मतलब कि स्टेट के पास माइनिंग पे टैक्स लगाने के पावर है। आपको लगेगा कि इसमें क्या अचंभा बात है, टैक्स तो लगाना चाहिए स्टेट को। तो स्टेट टैक्स भी लगा सकता है और स्टेट रॉयल्टी भी कलेक्ट करेगा। किसी स्टेट के अंदर में माइनिंग एक्टिविटी होती है, वहां पे माइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आसाम के कुछ माइंस है, झारखंड के कुछ माइंस है, बंगाल के कुछ माइंस है। वहां पे जो माइनिंग एक्टिविटी होता है, वहां पे जो माइंस है, तो पहले तो माइंस से कुछ एक्सट्रैक्शन के लिए स्टेट क्या लेगा? रॉयल्टी लेगा। और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो स्टेट टैक्स लगा ही सकते हैं, तो उस पर टैक्स भी लगा सकते हैं। दोनों चीजें लगा सकते हैं, ऐसा इस 9 जज बेंच ने बोला है। तो पहले के हम हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स देखेंगे कि कब कब ऐसा हुआ है कि सिर्फ रॉयल्टी लगी है या फिर सिर्फ टैक्स लगा है या क्या लगा है। तो रॉयल्टी एंड टैक्स दोनों लग सकता है, ये बात ध्यान रखना। एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो भी प्रीलिम्स आप दोगे। दिस डिसीजन ओवरटर्न्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन एंड हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर फेडरल स्टेट रिलेशन। जो भी स्टेट रिलेशन है, सेंटर स्टेट रिलेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन, उस पर ये सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन देती है। पहले की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। रॉयल्टी और टैक्स में क्या डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। रॉयल्टी, अ फी पेड टू द ओनर ऑफ ए प्रोडक्ट फॉर इट्स यूज। अपने यूज के लिए जो भी फी पे करते हैं हम लोग ओनर को, उसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक रॉयल्टीज, है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइनिंग, म्यूजिक रॉयल्टीज मतलब किसी ने सॉन्ग बनाया है तो उसको क्या मिलेगा? म्यूजिक के ऊपर रॉयल्टी। बुक लिखा है तो बुक लिखने के ऊपर क्या मिलेगा? रॉयल्टीज मिलेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइनिंग इट इज पेड टू द लेसर, है ना, जिसने जिसमें वो माइनिंग माइंस हैं, जैसे स्टेट। ठीक। टैक्स क्या होता है? अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल और एंटिटीज। तो ये होता है टैक्स। अब आप रॉयल्टी और टैक्स में अंतर समझ गए। ये लीगल बैटल बहुत पुराना है। इट इज नॉट अ न्यू बैटल, इट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम 1989। उसमें जो केस गया था उसका नाम है इंडिया सीमेंट केस। केस का नाम क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल हो सकता है कि आप क्या करोगे, पूरा हिस्ट्री बताओगे। अ 7 जज बेंच हैज हेल्ड दैट रॉयल्टी इज अ टैक्स लिमिटिंग स्टेट्स पावर टू इम्पोज फर्दर टैक्स ऑन माइन। वहां पे 7 जज बेंच ने बोला था रॉयल्टी जो है वो क्या है? टैक्स है। तो अब स्टेट और ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकता। 7 जज, 7 जजों ने मिलकर ये बोला था। किशोरम इंडस्ट्रीज केस आया 2004 में। अ 5 जज बेंच रेक्टिफाइड अ टाइपो, टाइपिंग एरर को रेक्टिफाई किया 5 जज बेंच ने। क्योंकि अगर 7 जज बेंच का डिसीजन चेंज करना है तो 7 से ज्यादा जज यहाँ पे बैठने पड़ेंगे। तो 5 जज बेंच ने बोला कि नहीं, पहले में टाइपिंग एरर था। और टाइपिंग एरर क्या था? कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है। रॉयल्टी इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स। फिर थर्ड केस, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी केस। ये केस का नाम आप जरूर याद रखिएगा। दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप ये फर्स्ट केस याद रख सकते हो और ये थर्ड, ये तीनों फर्स्ट और थर्ड केस तो आपको याद रखना चाहिए। दिस इज बिकॉज ये किस लिए याद रखना चाहिए कि आप मेंस में लिख सको। थर्ड केस तो डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी आ सकता है। मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी केस। 9 जज बेंच। कितने जज बैठे बैठे हैं इस बार? 9। पहले 7 बैठे थे, फिर 5, फिर कितने? 9। तो 9 वाला जो है
इन दोनों का डिसीजन जो है ओवरटर्न कर सकता है। बेंच डेफिनेटिवली रूल दैट रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स एक्सपेंडिंग स्टेट टैक्सेशन पावर। उन्होंने बोला रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है और स्टेट का टैक्सेशन पावर इंक्रीज हो जाता है। अब ये 9 जज क्या एक सुर में बोले? नहीं, ऐसा भी नहीं था। 8 जज ने एक डिसीजन दिया, एक जज ने अलग डिसीजन दिया। तो अगर ऐसा डिसीजन होता है तो उसको क्या बोलता है? इसको एक जज के डिसीजन को क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी जजमेंट बोलेंगे। 8 जज के डिसीजन को क्या बोलेंगे? मेजोरिटी जजमेंट बोलेंगे। कौन सा डिसीजन इंप्लीमेंट होगा? 8 वाला। रॉयल्टी इज नॉट a tax as they serve a different purpose। यहाँ पे मेजोरिटी व्यू यहाँ पे ये बात कर रही है। स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स मिनरल डेवलपमेंट अंडर एंट्री 50 ऑफ द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट को मिनरल डेवलपमेंट का के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत है। नाउ यू नीड टू रिमेंबर एंट्री 50 दैट कैन बी आस्क्ड सेपरेटली इन बोथ एपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी प्रीलिम्स। द एमएमडीआर एक्ट does not restrict state taxation power। एमएमडीआर एक्ट कब? 2023 की ही बात हो रही है। यहाँ पे 6 क्रिटिकल मिनरल को ऐड किया गया। आर डीलिस्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल। उनको एटॉमिक मिनरल से डीलिस्ट करके उनको यहाँ पे ऐड किया गया। अब ये क्रिटिकल मिनरल कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था प्रीलिम्स के लिए भी और आगे मेंस के लिए भी। लिथियम, टाइटेनियम, नायोबियम, टैंटलम, बेरिलियम, ये सब ऐड किए गए। These 6 mineral along with the other 18 mineral are now be listed as critical and strategic mineral। मैं प्री सिक्योर में क्रिटिकल मिनरल के ऊपर काफी एमसीक्यू ले चुका हूं पिछले 2 महीने के अंदर, आप देखिएगा। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑक्शन विल कंटिन्यू टू अक्यूर टू स्टेट गवर्नमेंट। जो भी ऑक्शन होगा उससे जो रेवेन्यू होगा उससे स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा। दिस प्रोसेस विल प्रूव टू बी एन एपिटोम ऑफ सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन फॉर द कंट्रीज बेनिफिट। दोनों रिलेशन को ये हेल्प करेगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को भी हेल्प करेगा। ये एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल था। देखिए ये डायरेक्टली हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइंड से उठाया है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल था या जो एक्ट बना, ये स्टेट के टैक्सेशन पावर को कम नहीं करता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की 8 जज मिलके बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेजोरिटी भी बोलेंगे। एक जज का डिसेंटिंग व्यू आया। डिसेंटिंग मतलब उन्होंने इस चीज का अपोज किया। उन जज का नाम है जस्टिस नगरथना। रॉयल्टी शुड बी कंसिडर्ड ए टैक्स टू प्रमोट मिनरल डेवलपमेंट। उन्होंने बोला रॉयल्टी जो है वो टैक्स जैसा ही कंसिडर किया जाना चाहिए। द एमएमडीआर एक्ट लिमिट स्टेट्स टैक्सेशन पावर। एमएमडीआर एक्ट स्टेट का टैक्सेशन पावर लिमिट करती है। देखो इनका इंटरप्रिटेशन अलग है। एवरी पर्सन कैन हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ एमएमडीआर एक्ट इज डिफरेंट। स्टेट कैन नॉट टैक्स मिनरल बेरिंग लैंड। मिनरल बेरिंग लैंड पे टैक्स स्टेट नहीं लगा सकता। ऐसा इनका डिसेंटिंग व्यू है जस्टिस नागार्जुना का। कौन सा अप्लाई होगा? मेजोरिटी व्यू अप्लाई होगा। इम्प्लीकेशन क्या होंगे? स्टेट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सही बात है। रॉयल्टी भी लगा लोगे, टैक्स भी लगा लोगे तो बढ़ ही जाएगा। पोटेंशियल फॉर कंफ्लिक्ट, आगे कंफ्लिक्ट ओवरलैप हो सकते हैं। देयर इज अ रिस्क फॉर ओवरलैप इन टैक्सेशन एंड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऐसा होगा कि सेंटर भी टैक्स लगा रहा है, स्टेट भी लगा रहा है, तो एक डिस्प्यूट का केस आगे बन सकता है। फेडरलिज्म को बूस्ट मिलेगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट को मिलेगा। स्टेट के पास जितना ज्यादा पैसा जाएगा, स्टेट को क्या मिलेगा? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हियर। नीड फॉर क्लैरिटी, डिटेल गाइडलाइंस आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ टैक्सेशन पावर। अब स्टेट को जो टैक्स लगाने का पावर है वो कितना है, कब तक लिमिटेड है, कितना टैक्स लगा सकता है, देर इज अ नीड ऑफ डिटेल गाइडलाइन सो दैट कि स्टेट अपने टैक्सेशन पावर का कोई मिसयूज नहीं करे। अब यहाँ पे मैं अगर वैल्यू एडिशन की बात करूं, दिस डिसीजन अलाइन विद द ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ ग्रांटिंग मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। स्टेट को और ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दो। इट कुड लीड टू मोर एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट एज स्टेट हैव a greater stake in the sector। The center might need to revisit its mineral development policies to account for the new fiscal landscape, है ना। कंक्लूजन क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट मार्क्स a significant shift in the center state power dynamics over mineral resource। While it empowers a state financially, it also introduce complexities that require careful management। Complexity भी इससे बड़ी है कि टैक्स स्टेट भी लगा रहा है, सेंटर भी लगा रहा है, रॉयल्टी भी रह रही है, तो ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। Second topic and also the last topic for the 26th July, why artificial intelligence present and future bring some serious environmental concern। ये सब serious environmental concern लेके कैसे आते हैं? Growing concern over the environmental impact of AI, particularly its energy consumption। AI बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। Recent report highlighting the increasing electricity demand of data center। जो भी डेटा सेंटर्स हैं वहां पे एनर्जी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया है एआई ऑपरेशंस की
वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ऑपरेट करोगे अपने कंप्यूटर में। अगर आप कोई गूगल सर्च करते हो और अगर कोई आप एआई वाला सर्च करते हो, ऑब्वियसली एआई वाला सर्च जो होगा वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा रादर देन अ गूगल सर्च। यहाँ पे यही बात है। एआई कार्बन फुटप्रिंट एनर्जी इंटेंसिव। AI models require substantial computational power leading to high energy consumption। हाई एनर्जी कंजम्पशन करते हैं, डेटा सेंटर पे स्ट्रेन आ जाता है। इंक्रीज्ड एआई यूजेस इज ड्राइविंग अप इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हाई हो जाता है जिससे कि कार्बन एमिशन हाई होता है। वाटर कंजम्पशन भी, क्योंकि डेटा सेंटर को ठंडा रखना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए, वाटर रिसोर्स चाहिए, तो वाटर स्कैर्सिटी का इशू भी हाई हो जाता है। एआई का जो यूज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने वाला है, तो ये क्राइसिस बढ़ते जाएगी। इसका इम्प्लीकेशन ग्लोबल होने वाला है। डेटा सेंटर ऑलरेडी कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी विद द ट्रेंड प्रोजेक्ट्स टू वर्सन। और ज्यादा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कौन लेके जाएंगे, डेटा सेंटर ही लेके जाएंगे। इंडिया क्या वल्नरेबल है, द कंट्रीज ग्रोइंग एआई एडॉप्शन coupled with water scarcity concern make it particularly susceptible to AI environmental consequences। अगर हम environmental impact of radiology AI की बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ है। नेगेटिव क्या है, एआई मॉडल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट से CO2 एमिशन बहुत ज्यादा होगा, डेटा स्टोरेज का रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा। एनर्जी सोर्स की चॉइसेस हमारी डिटरमाइन करेंगी कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी अगर ज्यादा यूज करते हैं तो एक ठीक बात भी है, अदरवाइज तो नेगेटिव बात ही है। पॉजिटिव बात क्या है एआई से, स्कैनर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो स्कैनर होता है एयरपोर्ट वगैरह पे यूज होता है, उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी एआई के यूज से बढ़ते जाएगा। इमेज प्रोसेसिंग का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा। डिसीजन मेकिंग और इजी होते जाएगा एआई से। अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग एंड एनालिसिस आसान होगा। कॉन्ट्रास्ट वेस्ट एंड कंटामिनेशन। वेस्ट एंड कंटामिनेशन से यहाँ कॉन्ट्रास्ट है। पेशेंट एंड रेडियोलॉजी वर्कफोर्स शेड्यूलिंग। तो ये अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें, रेडियोलॉजी क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट को हम लोग एक्सरे और बाकी जो चीजें लेके जाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, वहां भी अगर एआई को यूज करें तो वहां पे वेस्ट एंड कंटामिनेशन वाली चीजें कम होंगी। ठीक है, तो ये वाली बात सिर्फ एआई के रेडियोलॉजिकल हेल्थ एस्पेक्ट से रिलेटेड है, रादर देन कि किसी और एस्पेक्ट से रिलेटेड है। हम लोग इस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। खैर, एआई का पोटेंशियल बेनिफिट, एआई कैन ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज को ऑप्टिमाइज खुद से कर सकता है, नेचुरल डिजास्टर को प्रेडिक्ट भी कर सकता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बहुत सारा फायदा है एआई का, जो हम फायदे बेनिफिट बेनिफिट ही आज तक पढ़े। इकोनॉमिक गेन्स बहुत सारा, एनर्जी ड्रिवन एआई ड्रिवन एफिशिएंसी कैन ऑफसेट सम एनवायरमेंटल कॉस्ट थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एआई सस्टेनेबल हो, एनर्जी एफिशिएंट एआई हो, एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर हो, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना के रेगुलेट करे, इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल हो, टेक कंपनीज मस्ट इन्वेस्ट इन ग्रीन इनिशिएटिव्स, बैलेंस्ड अप्रोच हो, हार्नेस एआई पोटेंशियल फॉर एनवायरमेंटल गुड व्हाइल मिटिगेटिंग इट्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एआई पोटेंशियल को हम हार्नेस करें एनवायरमेंटल गुड के लिए, जब मिटिगेट करें इसका नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को। कंक्लूजन क्या है, एआई ऑफर इमेंस पॉसिबिलिटीज बट आल्सो प्रेजेंट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल challenges। A responsible and sustainable approach is crucial to ensure that AI benefit humanity without compromising the planet। ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे बिना ही उसको, कम्युनिटी को, प्लेनेट को हैम्पर किए हुए। तो आई होप ये दोनों टॉपिक है आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।